स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है। बिहार के वहाँ पे वोटर्स का जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक स्पेशल ड्राइव है उसको लॉन्च किया गया, जिसका नेम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या सभी वोटर्स को अपना आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करना होगा इस ड्राइव के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम 2003-4 के समय इस ड्राइव को कंडक्ट किया गया था। तो उस समय जिन वोटर्स ने अपना आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश कर दिया था, उनको पार्टिसिपेट है वो नहीं करना है। पार्टिसिपेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, कुछ 11 गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 गवर्नमेंट जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनको अलाउ किया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग में जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके अपने कंसर्न्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रिगार्डिंग में कुछ डिसीजन है वो डिलीवर किया गया है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी है उसी को इस्टेब्लिश करना है। तो आप देखिए आइडेंटिटी के रिगार्डिंग में जो काफ़ी कॉमन आईडी कार्ड्स हैं जो सिविलियन पर्सनस यूज किया करते हैं, आधार है। इलेक्शन कमीशन जो वोटर आईडी कार्ड इश्यू करता है, एपिक जो कार्ड है, या राशन कार्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड सिविल सप्लाई के द्वारा इश्यू किया जाता है। तो इनको भी आप यूज कीजिए इस आइडेंटिफिकेशन को इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में। फिर जो इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा कहा गया कि आधार जो है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब देखिए कि 2018 के समय प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ है। तो आप अपना जो आधार कार्ड को जब देखोगे तो उसी के ऊपर आप देखिए क्लियरली वे के अंदर लिखा गया है कि दिस आधार कार्ड इज नॉट रिलेटेड टू या नॉट इस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ सिटीजनशिप। तो स्टूडेंट्स, आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ ये जब टॉपिक को मेंशन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही कहा गया कि आपको आइडेंटिटी है उसी को ही इस्टेब्लिश करना है, ना कि सिटीजनशिप का कोई ड्राइव है उसको कैरी आउट करना है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 का, जो इलेक्शन प्रोसेस के ही बारे में है, उसके सेक्शन 21 को भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि उसके अंदर में क्लियरली मेंशन नहीं है किस तरीके से ड्राइव को कैरी आउट करना है, उसके बारे में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टे प्रोवाइड किया है एसआईआर का जो इनिशिएटिव है उसको, तो किसी भी तरीके का जो स्टे है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड हुआ है। अब एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड कितने डिजिट के होते हैं, एक काफ़ी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको होना चाहिए। तो आपका जो आधार कार्ड है वो कितने डिजिट का हुआ करता है, क्या ओनली न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं वही होते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं इसके अंदर में। तो आप देखिए कि 12 डिजिट का होता है आधार कार्ड जो है, और न्यूमेरिकल नंबर्स ही आपको इसमें मिलेंगे, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। एपिक कार्ड के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो 10 डिजिट का ये हुआ करता है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था जनवरी फरवरी के समय में। कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस के दौरान में एपिक कार्ड है जिसके बारे में मेंशन किया गया था। क्या ये ओनली न्यूमेरिकल होता है, तो आप देखिए कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल आपको डेट एपिक कार्ड है वो देखने के लिए मिलेगा। राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड 10 डिजिट का हुआ करता है और जिसके अंदर में इनिशियली 2 डिजिट है वो आपको स्टेट का जो कोड है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। सपोज कीजिए आप हरियाणा से हो तो आपका कुछ कोड होगा, यहाँ पे 05 होगा, 20, जिस भी तरीके से जो कोडिंग प्रोसेस किया गया है। 30 डेज के अंदर में इस ड्राइव को कंडक्ट किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन इस्टेब्लिश होगा। वैसे भी आप देखिए कि नॉर्मल वे के अंदर में जो बीएलओ हुआ करता है, बूथ लेवल का एक ऑफिशियल हुआ करता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट टीचर है, जहाँ पे आपका बूथ है, जहाँ पे आप वोट को कास्ट करते हो। तो आप देखिए कि वो जो बीएलओ है उनके द्वारा वैसे भी किसी नए पर्सन का ऐड करना हो, किसी का डेथ हो गया है तो उस नाम को रिमूव करना हो, जब समय समय पे इलेक्शन कमीशन जो वोटर्स का जो लिस्ट है उसको अपग्रेड करता है, तो उस समय भी उनका जो वर्क है बीएलओ का वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। अब आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट्स राइट टू वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था उसके अंदर में राइट टू वोट के रिगार्डिंग में एक जो लॉयर हैं उनके द्वारा एक आर्टिकल भी लिखा गया है, उसको आप ज़रूर से रीड करना।
क्या हमारे यहाँ पे जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है? आप देखिए कि वोटिंग का जो राइट है वो किसको दिया गया है इंडिया के अंदर में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है, या यूनिवर्सल एडल्ट जो सफरेज है उसके उसके रूप से हम इसको कंसिडर करते हैं। वेस्टर्न अगर हम डेमोक्रेसी से हमारा जो वोटिंग प्रोसेस को कंपेयर करें तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जेएस मील नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, एक फिलोसफर हैं, जो वोटिंग शुड बी रिजर्व फॉर द एनलाइटेंड पर्सन है, उन्हीं के लिए रिजर्व होना चाहिए, सभी लोगों को वोटिंग राइट है वो नहीं मिलना चाहिए। और जेएस मील के द्वारा अपना जो फिलोसफीज है उसके अंदर में प्रमोट किया जाता था कि जो अवेयर हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको कि यहाँ पे राइट्स हैं, वही गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई स्पेशली ऐसा नहीं है कि आपके पास में इतना प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए। जैसे हम जब यूनाइटेड किंगडम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे मेल जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उन्हीं को वोटिंग राइट है वो दिया गया था यूनाइटेड किंगडम के अंदर में, जो मेल प्रॉपर्टी ओनर्स हैं। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप रीड करते हो तो आप देखिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर में एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स क्रिएट कर दिए गए थे। जो एक्टिव सिटीजन कौन लोग थे? ओनली 4 मिलियन आउट ऑफ द 28 मिलियन के अंदर में। और उनके अंदर भी कुछ लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि आप 3 दिन का जो वेज होता है इतना अगर आप टैक्स पे करते हो, अगर आप टैक्स को पे करते हो, कुछ लिमिट वहाँ पे डिसाइड किया गया, तो ही आपको जो वोटिंग राइट है वो यहाँ पे मिलेगा। अगर हम बात करें यूएस के बारे में तो यूएस के अंदर भी आप देखिए कि सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको 15 एंड 19th अमेंडमेंट हैं 1870 के समय में। फिर वुमेन्स को आप देखिए कि 1920 के समय जो डेट वोटिंग राइट है वो ग्रांट किया गया। और 13 जो कॉलोनी हैं, 13 जो स्टेट्स हैं, उनका आप देखिए कि यूनिफिकेशन जो है वो 1775 के अंदर हो चुका था। तो उसके काफ़ी दिनों के बाद में 1920 के समय वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो मिला था। तो ये वोटिंग प्रोसेस के बारे में है। हमारे यहाँ पे जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है, क्या राइट टू वोट जो है आपका, ये भी यूपीएससी ने 2017 के समय क्वेश्चन पूछा था राइट टू वोट के बारे में। क्योंकि उस समय जो एक राजबाला केस है, राजबाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इस वजह से वो सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। तो स्टूडेंट जब इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिलता है तो जो राइट टू वोट है उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने के बारे में डिस्कस किया गया। हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, केटी शाह हैं, BR अम्बेडकर साहब हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि एज ए फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको इंक्लूड करने के बारे में कहा गया। बट बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उस प्रपोजल को रिजेक्ट करती है, या उसके ऊपर में उनके द्वारा एग्री है वो नहीं किया गया था। फिर 2006 के समय का एक केस है जिसको कि हम कुलदीप नायर केस के नाम से जानते हैं। कुलदीप नायर नाम के जो पर्सन है एक हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और काफ़ी सारे उनके केसेस हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में वो पेटिशन है वो लगाया करते थे। तो आप देखिए कि जो कुलदीप नायर हैं वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसके अंदर में राइट टू इलेक्ट है उसको एज ए स्टैच्यूटरी राइट है वो माना गया कि राइट टू इलेक्ट है वो क्या है, एज ए स्टैच्यूटरी राइट है। फिर स्टूडेंट 2006 के समय राजबाला केस है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में डिस्कस किया गया। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट नहीं है, क्या फंडामेंटल ड्यूटी है आपका वोटिंग करना। फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था इसको इंक्लूड कीजिए, बट पूरा पॉपुलेशन एजुकेटेड भी नहीं है तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो हमारे यहाँ पे जो वोटिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है, स्टैट्यूटरी आपको जो राइट है वो मिला हुआ है। हमारे फर्स्ट जो सीईसी हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे स्टूडेंट्स? सुकुमार सेन हुआ करते थे। और आप देखिए कि इनके पास में काफ़ी हार्ड वहाँ पे टास्क था कि जब हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन इलिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है, तो उनको वोटिंग प्रोसेस के अंदर में वोटिंग के रिगार्डिंग में कैसे अवेयरनेस दिया जाए। तो उस समय इनका जो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क था 1947 हमारा 50 के समय में, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंडक्ट हुए थे 51-52 के दौरान में। तो ये नाम पता होना चाहिए। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में इनका नाम मेंशन कर दिया गया था। हमारे फर्स्ट सीईसी हैं वो कौन थे? तो देखिए कि इसी प्रोसेस से 3 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। 18 में पूछा गया, 17 में पूछा गया और 20 के समय।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस के बारे में है। हमारा जो टीम है जो यूएस के लिए जाएगा, और अभी जो रिसेंटली यूएस के द्वारा जो अनाउंस किया गया है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर में 10% का टैरिफ वो अप्लाई करने के बारे में कहे हैं, तो उसका क्लियरिटी क्या है? क्या इंडिया के ऊपर अप्लाई रहेगा, या इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर अप्लाई रहेगा, किस तरीके से वो है, या कोई अदर कंट्री जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ में अपना रिलेशन या ट्रेड को कैरी आउट करेगा तो उनके अगेंस्ट में ये अप्लाई रहेगा। तो उसके बारे में कंप्लीट क्लियरिटी के रिगार्डिंग में टीम का विजिट रहेगा। मिनी ट्रेड डील है, क्या उसको नेगोशिएट करना है, वो एग्जिस्टेंस में लाना है या नहीं लाना है। और हमारा जो बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट, जो बाइलेटरल ट्रेड का जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, जो उसको उसको कितना वाइड वे के अंदर में इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे कैरी आउट करना है। तो उन सब एरियाज़ के रिगार्डिंग में टीम का जो विजिट है वो रहेगा, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। माही सागर नाम का जो नदी है, जो आप देखिए कि माही रिवर को ही बोला करते हैं, वडोदरा का जो एरिया है वहाँ से जो सौराष्ट्र का एरिया के साथ में कनेक्टिविटी जो सेटअप करता था एक ब्रिज, उसमें कोलैप्स हुआ, लोगों का डेथ भी हुआ है। तो उसी के बारे में मेंशन है यहाँ पे कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ। क्या कोई फर्स्ट इंसिडेंट है हमारे कंट्री के अंदर में? कंटिन्यूअस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में सवाल उठने लगे हैं, सवाल देखने के लिए मिलते हैं आपको। कैसे सडनली डैमेज होना, पब्लिक का जो सेफ्टी है वो क्यों नहीं है इस तरीके से। जैसे आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो हरियाणा में गुरुग्राम नाम का जो सिटी है, जहाँ पे काफ़ी सारे कॉरपोरेट वर्कर्स वर्क किया करते हैं, तो वहाँ पे भी जब फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गया, अभी हैवी रेनफॉल की वजह से वाटर लॉगिंग का कंडीशन डेवलप हो गया, उसमें भी कुछ जो पर्सनस है उनका डेथ हुआ है, जो ऑटो ड्राइवर हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क करने वाले जो लोग हैं। तो इस तरीके से जो सिविलियन पर्सनस का जो सेफ्टी है उसको कैसे इंश्योर करें, हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे एक तो स्ट्रक्चर फेलियर बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो रोड एंड बिल्डिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा प्रॉपर इसका रिव्यू नहीं किया गया, प्रॉपर समय समय पे रिव्यू का ज़रूरत है। और पिछले कुछ समय में जो इंसिडेंट जैसे आए हैं, कटक के वहाँ पे एक रिवर के अंदर में इंसिडेंट हुआ था, मिजोरम के वहाँ पे एक रेलवे ब्रिज का इंसिडेंट सामने आया था। अभी हमने पुणे के अंदर में डिस्कस किया था कि पुणे में जो इंद्रावती रिवर है जहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ था, नोट फिट, वो ट्रैवल के लिए नोट फिट उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, फिर भी लोग जा रहे थे और उसमें कोलैप्स हुआ था। तो ऐसा आप देखिए कि रिव्यू प्रोसेस इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पीपल्स के सेफ्टी के रिगार्डिंग में। S-400 के बारे में है। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका कुछ यूनिट रसिया के द्वारा इंडिया को डिलीवर किया गया है। हमने इसका जो नेम है, एयर डिफेंस सिस्टम का जो नाम है वो क्या रखा है? S-400 का सुदर्शन चक्रा। अब इसके मेंटेनेंस, रिपेयर और इसके ओवरहोल की रिगार्डिंग में हमारे कुछ जो 3 कंपनीज हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, 3 फर्म्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है। कुछ यूनिट रसिया आने वाले समय के अंदर में इंडिया को डिलीवर है वो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल के बारे में है। अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन बिल के बारे में मेंशन किया गया है। तो जो अमेंडमेंट जो बिल नंबर है वो कितना है, क्योंकि आप देखिए अभी तो ये एक्ट नहीं बना है, तो बिल नंबर जो है वो 129 है। 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है प्रेजेंटली। साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिसमें हमारे पार्लियामेंट के जो जनरल इलेक्शन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज के जो इलेक्शन हैं उनको साइमल्टेनियस वे के अंदर में साथ साथ उनको कंडक्ट किया जाएगा। हमारे जो फॉर्मर CGIs हैं उनसे कंसल्ट किया गया है। यहाँ पे जो कमेटी बना है, कमेटी के द्वारा क्या कंसल्ट किया गया? कंसल्ट ये किया गया है कि बिल के अंदर में क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं करता है, क्या इसमें ओवरसाइट का जो भी इसकी क्लोजेज हैं उसमें कोई लीगल इश्यू तो नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कि जब यहाँ पे कमेटी के द्वारा जब यहाँ पे डिस्कस किया गया तो हमारे जो फॉर्मर CGI हैं उनके द्वारा मेंशन करते हुए कहा गया, एक तो इलेक्शन कमीशन को ये अनकंट्रोल्ड पावर देता है, कि इलेक्शन कमीशन को ओवरसाइट का काफ़ी ज़्यादा पावर के बारे में मेंशन किया गया कि प्रेजेंट समय में जो स्ट्रक्चर है जिसमें पार्लियामेंट एक अथॉरिटी है, यूनियन गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है जो कंट्रोल को कैरी आउट करते हैं, तो यहाँ पे एक ओवरसाइट मैकेनिज्म या ओवरसाइट क्लोज होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पे अल्टीमेट पावर है उसको कि उसका मिसयूज ना हो या उसका जो चेक एंड बैलेंस है वो बना रहे। तो एक तो उस प्रोसेस के बारे में कि उनका जो
यहाँ पे अनकंट्रोल्ड पावर है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायलेट है, वो नहीं करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि अनकंट्रोल्ड पावर के बारे में था, किस प्रोसेस के रिगार्डिंग में अनकंट्रोल्ड पावर देता है। किसी स्टेट में इलेक्शन को कंडक्ट कराना है रिमेनिंग पीरियड के रिगार्डिंग में, तो वो इलेक्शन कमीशन के पास में ही पावर है। रिमेनिंग पे जो पीरियड जो बचा है अगर वहाँ पे डिजोल्व होता है, आप देखिए कि और फिर साथ साथ जब इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, इसमें टाइम पीरियड भी एग्जैक्टली नहीं मेंशन है। सपोज कीजिए अगर टेन्योर उनका कुछ मंथ का ही बचा है, जैसे कि 3 मंथ का बचा है वहाँ पे, और उस दौरान में डिजोल्व हो गया वहाँ का असेंबली, तो क्या 3 मंथ के रिगार्डिंग में भी इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो एग्जैक्ट नहीं है, उसका भी मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट साइट्स हैं जो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, इंडियन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा जिनको डैमेज किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उसी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में डिफेंस फोर्सेज का जो वर्क है उसके बारे में मेंशन, उसका जो प्रिसीजन वर्क है उसके बारे में मेंशन किया गया एनएसए के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। आईआईटी का जो कॉन्वोकेशन है उसके अंदर में बोलते हुए उनके द्वारा ये मेंशन भी किया गया कि हमारा जो इंजीनियर्स हैं उनको इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का ज़रूरत है। तो क्या स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो ब्रेन का आप देखें कि जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, अच्छे अच्छे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज़ हैं जो टेक्निकल सेक्टर के अंदर में जिनका काफ़ी नेम है, इवन वर्ल्ड का जो टॉप कंपनीज हैं उनके अंदर में, तो आप देखिए कि हमारा यहाँ पे जो ब्रेन का ड्रेन हुआ कि जो 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 लोग पढ़ के यहाँ से चले गए यूएस के लिए या किसी अदर कंट्रीज़ के लिए, तो क्या ये वो हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता है? यस स्टूडेंट्स, लिटिल बिट नेगेटिव इम्पैक्ट तो करता है, क्योंकि डेट जो हमारे यहाँ पे जो कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर में रोल है वो प्ले कर सकते थे। बट आप देखिए कि ये जो हमारा एक सॉफ्ट पावर के रूप से भी वर्क करता है। सॉफ्ट पावर के रूप से कैसे कि जो लोग जब गए हैं अदर कंट्रीज़ के लिए, तो वहाँ पे आप देखिए कि यूएस के द्वारा अगर कोई इंडिया के अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाता है, जैसे कि जिन कंट्रीज़ के प्रॉपर वे के अंदर में इस तरीके से डेलीगेशन का विजिट नहीं है, हमारे जो वहाँ पे जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उसके अंदर में आप देखिए कि जो टॉप 3 पोजीशन होगा हर एक कंपनी का, टॉप 3 या टॉप 5 पोजीशन है जिसमें एक आपको इंडियन का जो प्रेजेंस है वो मिलेगा। इवन वहाँ का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर भी अब इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनका नंबर्स देखने के लिए मिला है। तो वन काइंड ऑफ इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो लॉबिंग प्रोसेस है या इंडिया के रिगार्डिंग में जो डिसीजंस हैं उसमें आप देखिए कि ये हेल्प है वो प्रोवाइड करता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि हमारा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस जो नया डेवलपमेंट हो सकता था वो नहीं हुआ, बट उस तरीके का इंसेंटिवाइज, उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम, काफ़ी सारे ऐसा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो मिलती हैं हमारे यहाँ पे। हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट के अलावा आप देखिए कि प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर में भी, तो ये बेसिकली आप देखिए कि इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज हो यहाँ पे। बलूचिस्तान का एरिया है पाकिस्तान के अंदर में, ईरान के साथ में एरिया शेयर करने वाला ये प्लेस है। जो ईरान के अंदर में सिस्तान बलूचिस्तान है, वहाँ पे किसी मिलिटेंट अटैक के बारे में मेंशन है। एग्जाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं इम्पोर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो बलूचिस्तान एरिया है जहाँ पे बलूच पीपल्स का डोमिनेशन है वो अफगानिस्तान का भी सदर्न पार्ट में है। बेसिकली इस तरीके से है, यहाँ पे अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान का एरिया भी है और इधर ईरान का भी पार्ट है। तो ईरान में तो है सिस्तान बलूचिस्तान, जहाँ पे चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रयागराज का एरिया है जिसको हम संगम के नाम से भी जानते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि डिसअपियरेंस में है, ये रिवर्स वहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। तो स्टूडेंट्स जो संगम का एरिया है वहाँ पे बताया गया है कि वाटर लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। रेनी सीजन है, रेनी सीजन के दौरान में वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में ही मेंशन हुआ कि 74% जो वोटर्स हैं जो अपना सबमिट कर चुके हैं एग्ज़ाम के लिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो वन हॉर्न राइनो हैं, वन हॉर्न राइनो का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे मिलता है? वन हॉर्न राइनो का मैक्सिमम पॉपुलेशन है काजीरंगा के अंदर में, फिर मानस है, और भी कुछ आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो मैक्सिममली आसाम के अंदर में है और अदर स्टेट्स में भी हैं, फिर बंगाल के अंदर में भी हैं। फिर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपने कभी रीड किया हो जो तराई का एरिया है, जो हमारे यहाँ पे
प्लेन्स के अंदर में जो हम सेग्रीगेट करते हैं ना, तराई है, भाबर है, खादर है, वो जो एरियाज हैं, तो आप देखिए कि जो तराई का एरिया है वहाँ पे दूधवा नेशनल पार्क है। वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है स्टूडेंट्स? दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क के अंदर में आपको जो राइनोज हैं वो मिला करते हैं। तो राइनोज का जो हॉर्न है, जो जिसके रिगार्डिंग में इसका पोचिंग भी होता है काफ़ी बार, तो हॉर्न का आप देखिए कि जो सैंपल्स हैं उनका जेनेटिक एनालिसिस है वो किया गया। कुछ हॉर्न है जो आप देखिए कि 2011 के समय जब पोचिंग वाले लोगों से जो पकड़े गए थे, जिसमें किसी भी केस के अंदर में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई किसी पर्सन के अगेंस्ट में अगर क्रिमिनल केस चलता है और आप देखें कि उनके द्वारा इसका पोचिंग किया गया, तो उसको रखना होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ऐसे हॉर्न जो मिले थे उनको आप देखिए कि बर्न भी किया गया था, जलाया भी गया था। एक जो लोगों का जो वहाँ पे ब्लैक मैजिक या डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में जिसके रिगार्डिंग में इसका पोचिंग हुआ करता है, उस मिथ को बस्ट करने के रिगार्डिंग में वो एक्टिविटी है वो हुआ था। अब जेनेटिक एनालिसिस किया गया है, जो हॉर्न्स वहाँ पे सैंपल्स हैं उनके रिगार्डिंग में, इसके जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? देहरादून उत्तराखंड के अंदर में। तो उनके द्वारा ये कम्प्लीटली ड्राइव को कैरी आउट किया गया। टोडी आप देखिए कि क्या होता है, वन काइंड ऑफ ड्रिंक है जो हमारे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में मिला करती है। बेसिकली ये पाम के रिगार्डिंग में, पाम का जो प्लांट होता है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया करते हैं टोडी को। तो टोडी वन काइंड ऑफ पाम वाइन भी इसको बोलते हैं, पाम वाइन भी इसको बोलते हैं। हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब यहाँ पे एडल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मेंशन कर दिया गया है कि एडल्ट्रेशन होने की वजह से आप देखिए कि कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। एडल्ट्रेशन में क्या हुआ होगा कि केमिकल्स को ऐड कर दिया गया होगा, मिथेनॉल है, और आप देखिए कि किसी भी तरीके के जो हाइड्रेट्स यूज किए जाते हैं वाइन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में, इस तरीके जो देसी जो दारू हुआ करती है उसको बनाने के अंदर में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये टोडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी बार ये अलग अलग प्लांट से भी बनता है, हमेशा पाम से ही इसका एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। बाद में कुछ अल्कोहल का परसेंटेज मिला के उसको एज एक कंज्यूम ड्रिंक के रूप से बनाए जाते हैं। काफ़ी बार लोग उसको प्रमोट भी करते हैं कि वो हेल्दी है, वो बेटर है। हेल्दी वो नहीं है, हेल्दी वो नहीं है। ओवरऑल आपका जो स्टोमक है उसके रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उसको वो इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यमुना के रेजुनिवेशन के बारे में है। तो सीवेज ट्रीटमेंट का जो कैपेसिटी है उसको डबल करना होगा 2028 तक। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट जो यहाँ पे यूनिट्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उनको इंक्रीज करने के बारे में कहा गया है। यमुना के रेजुनिवेशन प्रोसेस के बारे में, यमुना जो रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है और बता ही देना आप इसके बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, कल के न्यूज़पेपर में था, जोनल काउंसिल का मीटिंग कंडक्ट हुआ। ईस्टर्न जोनल काउंसिल है। जोनल काउंसिल बेसिकली होती क्या है? स्टेट और स्टेट में कोऑपरेशन को प्रमोट करने के रिगार्डिंग में इन इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू इनको क्रिएट किया गया। इनिशियली आप देखिए कि 5 बनाई गई थी, फिर 1973 के अंदर में क्या हुआ, पार्लियामेंट का एक स्पेशल एक्ट पास हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिगार्डिंग में। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो जोनल काउंसिल है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जिसको बोलते हैं NEC, उसको वहाँ पे क्रिएट किया गया। तो ये जोनल काउंसिल के बारे में है। कौन कौन से हमारा ईस्टर्न जोनल काउंसिल का मीटिंग हुआ है? 3-4 स्टेट्स इसका पार्ट हुआ करते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल का, जिसमें बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। और आप देखिए कि झारखंड बिहार के वहाँ पे कुछ एरियाज़ में कभी नक्सलिज्म हुआ करता था, उस नक्सलिज्म को जो एलिमिनेट किया गया है, उसको नक्सल फ्री करवाया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे जोनल काउंसिल के मीटिंग के अंदर में कहा गया। तो कैसा टूल है जोनल काउंसिल? टूल है स्टेट स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट करना, फेडरलिज्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कौन इसको हेड करते हैं? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसको हेड करते हैं। और जो वहाँ पे जिन स्टेट्स को कंसिडर किया गया है उनके CM भी मीटिंग का पार्ट होते हैं। CM अपने 2 मिनिस्टर्स को भी लेके आते हैं उन मीटिंग के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट जो हुआ करते हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगा इंटरनेशनल वे के अंदर में। कोई कॉन्फ्रेंस है मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट हैं, एंशिएंट समय का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनका आप देखिए कि स्टडी, उनको
उनके रिगार्डिंग में मोर इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन के अंदर में आए। कब ये ऑर्गेनाइज होगा? सितंबर के मंथ के समय ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और अब देखिए कि ये उसी समय का दौरान में है जब हमारे जो स्वामी विवेकानंदा हैं, स्वामी विवेकानंदा 11 सितंबर का वो डे है 1893 के समय, जब शिकागो के अंदर में वर्ल्ड का जो रिलीजियस पार्लियामेंट है उनको उनके द्वारा एड्रेस है वो किया गया था। एक्जियोम 4 मिशन है जिसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं वो गए हैं, तो उनका डी अनडॉकिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है, वो उनको वापस से लाया जाएगा। इसरो के द्वारा आप देखिए कि हमारे 2 रिसर्चर हैं जो पर्सन हैं उनको इस तरीके से एक तो सेंड किए गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में, एक उनको वापस से लाने का जो जो प्रोसेस है उसका पार्ट रहेंगे, जिससे कि हमारा जो आने वाले समय के अंदर जो हम गगनयान मिशन को लेके जाएंगे स्पेस में, तो उसमें ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल हैं वो प्ले कर सकें। यूनेस्को का जो हेरिटेज टैग का जो लिस्ट हुआ करता है उसके अंदर में जो मराठा एम्पायर हुआ करता था, मराठा एम्पायर के जो फोर्ट सिस्टम है उसको इंक्लूड किया गया है। अब आप देखिए मराठा एम्पायर के फोर्ट सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, तो ये वो 12 के आसपास फोर्ट हैं जो मराठा मिलिट्री का जो लैंडस्केप है, जो उनके ग्रेट फोर्ट्स हैं उनको शो किया करते हैं। ग्रेट फोर्ट के अंदर में आप यहाँ पे रायगढ़ फोर्ट को भी देखते हो, आप देखिए कि कितना वो हाइट के ऊपर में बनाया गया था रायगढ़ का जो फोर्ट है मराठाज के द्वारा। फिर इसमें शिवनेरी भी है, सलहेर भी है, लोहगढ़ भी है, खांडेरी भी है, और काफ़ी सारे जो फोर्ट हैं जो आप अलग अलग मूवीज़ के अंदर में आपने देखे होंगे, जो काफ़ी बार मराठा एम्पायर के रिगार्डिंग में आपको मूवीज़ हैं। और आप देखिए कि ये इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं, 12 टोटल फोर्ट थे जिनको कि लिस्ट के अंदर में शामिल करने के रिगार्डिंग में इंडिया का प्रपोजल था, अभी उसको लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या स्टूडेंट्स, ये सभी जो किले हैं, सभी जो फोर्ट हैं वो क्या महाराष्ट्र के अंदर में ही हैं? सभी महाराष्ट्र के अंदर में नहीं है, एक तमिलनाडु के अंदर में भी सिचुएटेड है। अब आपको देखिए कि जो मराठा एम्पायर है उसका किस तरीके से एक्सपेंड हुआ करता था, तो एक जो फोर्ट है वो वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर में भी सिचुएटेड है, तो उसका नाम आप ज़रूर से याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल की न्यूज़पेपर का न्यूज़ है, नीति आयोग ने कहा कि जो स्टेट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बॉडीज़ हैं उनको आप सपोर्ट तो प्रोवाइड करते हो, बट आप जो सपोर्ट है उसको कट कीजिए और प्रोजेक्ट बेसिस पे सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। सेंटर के द्वारा प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो स्टेट जो बेटर करेगा, जिसमें उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, उसी को मोर सपोर्ट है, मोर ग्रांट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिसेफ आप देखिए कि एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे इनिशिएटिव है। कल भी हमने जो प्रीवियस जो न्यूज़पेपर था उसमें भी हमने देखा था कि एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ट्राइबल जो हमारे पर्सनस हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में, तो उनमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम है उसके अंदर में उनका अच्छा परफॉर्मेंस है वो रहा है। फिर आप देखिए कि आज के न्यूज़पेपर का वर्ल्ड का जो जो यहाँ पे न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया। यूरोपियन यूनियन जो कि 27 कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है, कितने कंट्रीज़ का ब्लॉक है स्टूडेंट? 27 का है। अभी आप देखिए कि जो बुल्गारिया नाम का जो कंट्री है उन्होंने अपना यूरो को अपना जो करेंसी है वो ऐड किया था। तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर में वो यूक्रेन के ऊपर में जो अटैक किया गया है रसिया के द्वारा, उसके अगेंस्ट में वो सैंक्शंस हैं उनको लगाएंगे। रसिया का जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगे जिससे कि वो अटैक को यहाँ पे रोकें। एक जो ड्रग का जो इलीगल बिजनेस है उसके अंदर में इन्वॉल्व पर्सन है जिनको कि कन्विक्ट किया गया है। यूएस के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग में, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। मैक्सिको के ये पर्सन थे। ईरान का जो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है नरगिस मोहम्मदी, जिनको कि 2023 के समय नोबेल पीस प्राइज है वो अनाउंस किया गया था। क्या नाम है पर्सन का? नरगिस मोहम्मदी। आप देखिए कि ये जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वुमेन को यहाँ पे जो राइट्स हैं वो मिले, उनको जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड किया जाए, ये इनका मेन इनिशिएटिव है वो हुआ करता है। तो 23 के समय इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। क्या किसी इंडियन पर्सन को भी नोबेल पीस प्राइज मिला है? तो यस स्टूडेंट्स, कैलाश सत्यार्थी हैं जिनको कि 2014-15 के समय नोबेल पीस प्राइज अनाउंस किया गया था। कोक्स बाजार नाम का जगह है बांग्लादेश के अंदर में जहाँ पे रोहिंग्या जाया करते हैं, रोहिंग्या जो कि रखाइन स्टेट म्यांमार से बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट 1.5 ईयर के अंदर में 1.5 लाख हैं जो यहाँ पे रोहिंग्याज हैं जो आए हैं बांग्लादेश के अंदर में, कोक्स बाजार एरिया के अंदर में रखाइन स्टेट से आते हैं।
कोक्स बाजार है। और आप देखिए कि उनके द्वारा एक भाषण 4 आइलैंड को भी डेवलप किया गया था। अर्लियर जो गवर्नमेंट था बांग्लादेश का, कि भाषण 4 आइलैंड के ऊपर में इन रोहिंग्याज को जो सेटल है वो कर दिया जाएगा। इंडिया भी फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता था कि यहाँ पे रोहिंग्याज को बेटर फैसिलिटी है वो मिल सके। यूएस के टैरिफ प्रोसेस के बारे में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूस टैरिफ एंड टैरिफ का जो डिस्कशन है वो हुआ करता है। एक आप देखिए कि जो कुर्द पीपल्स हैं, कुर्दिस्तान का जो डिमांड आपको मिलता है, जो कुर्द पीपल जो अलग अलग कंट्रीज में है जिनका पॉपुलेशन, तो टर्की के वहाँ पे जो उनके लीडर हैं उनके द्वारा एक मैसेज डिलीवर किया गया कि पीस प्लान के थ्रू हम यहाँ पे पावर को टेक ओवर करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनेंगे, हमें जो आर्म्स है उनको गिव अप कर देना चाहिए, आर्म्स हमको छोड़ देने चाहिए। तो उनका एक मैसेज है जो कि प्रेजेंटली अरेस्ट हैं एक जेल के अंदर में, तो मैसेज के थ्रू कहा गया। तो अब आप देखिए कि जो पीके के नाम का एक ग्रुप हुआ करता है उनके द्वारा आर्म्स को यहाँ पे गिव अप है वो कर दिया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टूडेज न्यूज़पेपर। आप इसको, टूडेज तो नहीं है स्टूडेंट्स, कल का भी न्यूज़पेपर हमने इंक्लूड किया है। कल काफ़ी कम न्यूज़ थी, तो आप देखिए कि 10 मिनट का जो लेक्चर या 20 मिनट का लेक्चर बनता है उसके बजाय हमने कल का और आज का जो न्यूज़ है इसी के अंदर इंक्लूड है वो कर दिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।